हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा यूट्यूब चैनल दृष्टि IAS इंग्लिश। प्रिय व्यूअर्स, दृष्टि IAS के नए प्रोग्राम प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्विज में हम यूपीएससी और अलग अलग स्टेट PCS की प्रारंभिक परीक्षाओं में पूछे गए सवालों को विश्लेषण के साथ हल करेंगे। जानकारी के साथ साथ सही उत्तर का चयन करते समय कौन से ट्रिक कारगर साबित होते हैं उन्हें भी सीखेंगे। विकल्पों की छंटनी करना, बुनियादी अवधारणा को समझना, तथ्यों और अतिवादी व विशेष शब्दों पर ध्यान देने का अभ्यास करने की भी कोशिश करेंगे। इस कार्यक्रम के तहत हम हर एपिसोड में 5 सवालों को हल करेंगे। टीम दृष्टि द्वारा हाल ही में लॉन्च की गई प्रीलिम्स प्रैक्टिस सीरीज नामक पुस्तक श्रृंखला को आधार बनाइए। इसमें यूपीएससी समेत विभिन्न प्रारंभिक परीक्षाओं में पूछे गए करीब 8 से 10 हजार प्रश्नों का संकलन, उत्तर व विश्लेषण के साथ तैयार किया गया है। इस सीरीज की कुछ किताबें मार्केट में आ चुकी हैं और कुछ आने वाले समय में आएंगी। आज का पहला प्रश्न है, संचार प्रौद्योगिकियों के संदर्भ में LTE यानी लॉन्ग टर्म इवैल्यूएशन और VOLTE यानी वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म इवैल्यूएशन के बीच क्या अंतर है या फिर है? पहला, LTE को साधारणतः 3G के रूप में विपणित किया जाता है तथा VOLTE को साधारणतः उन्नत 3G के रूप में विपणित किया है। दूसरा, LTE डेटा ओनली तकनीक है और VOLTE वॉइस ओनली तकनीक है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों या फिर D ना तो 1 ना ही 2। इसका सही जवाब है ऑप्शन D यानी दोनों ही कथन गलत है। आइए इसके विश्लेषण पर एक नजर डालते हैं। प्रिय व्यूअर्स, ऐसा देखा गया है कि यूपीएससी उन तकनीकों को लेकर अक्सर सवाल पूछता है जो नई है या जिनका बहुत ज्यादा प्रचलन होने लगता है। यहाँ LTE और VOLTE के बारे में पूछा गया जिसका प्रचलन आजकल के लगभग सभी स्मार्टफोन्स में नेटवर्क के तौर पर हो रहा है। हालांकि आने वाले समय में 5G नेटवर्क भी आम हो जाएगा। फिलहाल यहाँ हम LTE और VOLTE के बारे में जान लेते हैं। दरअसल LTE यानी लॉन्ग टर्म इवैल्यूएशन चौथी पीढ़ी की वायरलेस ब्रॉडबैंड टेक्नोलॉजी से जुड़ा है। इस नेटवर्क से 100 Mbps तक की स्पीड से डाटा ट्रांसफर किया जा सकता है, इसलिए पहला कथन गलत है। LTE और VOLTE दोनों में लेटेंसी भी कम हो जाती है। वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म इवैल्यूएशन की बात करें तो यह भी LTE नेटवर्क का ही अपग्रेडेड वर्जन है, लेकिन इसका फायदा यह है कि अगर हम कॉल कर रहे हैं तब भी तेज स्पीड में इंटरनेट भी चला सकते हैं, जबकि LTE में नेटवर्क में अगर हम कॉल पर होते हैं तो इंटरनेट की स्पीड काफी कम हो जाती है। LTE और VOLTE दोनों में डाटा इस्तेमाल हो सकता है, इसलिए दूसरा कथन भी यहाँ गलत है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन D। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। डिजिटल हस्ताक्षर पहला एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख है जो इसे जारी करने वाले प्रमाणन प्राधिकारी की पहचान करता है। दूसरा, इंटरनेट पर सूचना या सर्वर तक पहुंच के लिए किसी व्यक्ति की पहचान के प्रमाण के रूप में प्रयुक्त होता है। तीसरा, इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने की एक इलेक्ट्रॉनिक पद्धति है और सुनिश्चित करता है कि मूल अंश अपरिवर्तित है। उपर्युक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? A केवल 1, B केवल 2 और 3, C केवल 3 या फिर D 1, 2 और 3। इसका सही जवाब है ऑप्शन C यानी केवल तीसरा कथन ही सही है। आइए इसके विश्लेषण पर एक नजर डालते हैं। प्रिय व्यूअर्स, यह सवाल भी उन तकनीकों पर बनाया गया है जिससे लोग काफी यूज्ड टू हो चुके होते हैं। चलिए डिजिटल सिग्नेचर के बारे में जान लेते हैं। इसके साथ ही हम डिजिटल सर्टिफिकेट को भी देखेंगे। अक्सर दोनों को एक ही समझ लिया जाता है, लेकिन दोनों में फर्क है। सिंपल वर्ड्स में डिजिटल सिग्नेचर किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट पर हस्ताक्षर का एक इलेक्ट्रॉनिक मेथड है। यह सही है कि डिजिटल सिग्नेचर्स को किसी डेटा की इंटीग्रिटी और ऑथेंटिसिटी चेक करने में यूज किया जा सकता है, यानी इससे यह पता लग सकता है कि डाटा सही है और संबंधित अथॉरिटी ने ही इसे भेजा है। लेकिन यह भी है कि इससे जारी करने वाले
प्रमाणन अधिकारी की पहचान नहीं होती, इसलिए पहला कथन गलत है। जबकि इंटरनेट पर सूचना या सर्वर तक पहुंच के लिए किसी व्यक्ति की पहचान के प्रमाण के रूप में भी डिजिटल सिग्नेचर का इस्तेमाल नहीं होता, इसलिए दूसरा कथन भी गलत है। इसलिए इस प्रश्न का तीसरा कथन ही सही है कि यह इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने की एक इलेक्ट्रॉनिक पद्धति है, जिससे यह भी पता चल जाता है कि मूल अंश में कोई बदलाव नहीं किया गया। एक बात और कि इन सिग्नेचर्स को भारत में कानूनी मान्यता दी गई है और यह कानून सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 में मान्यता प्राप्त है। अब हम डिजिटल सर्टिफिकेट की बात करते हैं। डिजिटल सर्टिफिकेट दरअसल में कंप्यूटर आधारित रिकॉर्ड्स होते हैं। ये सर्टिफिकेट हमें बताते हैं कि किसी अथॉरिटी ने डॉक्यूमेंट इशू किया है, सब्सक्राइबर का नाम क्या है, सब्सक्राइबर की पब्लिक की क्या है और क्या डॉक्यूमेंट को सर्टिफाई करने वाली अथॉरिटी ने डिजिटली साइन किया है। डिजिटल सर्टिफिकेट को सरल भाषा में समझें तो ये हमारे सामान्य कागजातों के जैसे ही होते हैं, जैसे ड्राइविंग लाइसेंस, एम्प्लॉय आईडी कार्ड। बस फर्क यह है कि डिजिटल सर्टिफिकेट डिजिटल माध्यम में होते हैं। जो थर्ड पार्टी इसे इशू करती है उसे सर्टिफाइंग अथॉरिटी कहते हैं। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, परिधेय प्रौद्योगिकी यानी वेरेबल टेक्नोलॉजी के संदर्भ में परिधेय उपकरणों द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा या से कार्य निष्पन्न किया जा सकता है या फिर किए जा सकते हैं। पहला, किसी व्यक्ति का अवस्थान यानी लोकेशन निर्धारण। दूसरा, किसी व्यक्ति का निद्रा मॉनिटरन। तीसरा, श्रवण दोष युक्त व्यक्ति की सहायता। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए केवल 1, बी केवल 2 और 3, सी केवल 3 या फिर डी 1, 2 और 3। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी यानी सभी सही हैं। आइए इसके विश्लेषण पर एक नजर डालते हैं। प्रिय व्यूअर्स, यहाँ सिंपली उन इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पूछा गया है जिन्हें शरीर के किसी न किसी हिस्से में पहना जा सकता है या मान लीजिए फिट किया जा सकता है। वियरेबल टेक्नोलॉजी को हिंदी में यहाँ परिधेय तकनीकी बोला गया है। सरल भाषा में इसे कहेंगे पहनने योग्य तकनीकी। दोस्तों, आज के समय में बाजारों में ऐसे कई इंस्ट्रूमेंट्स हमें देखने को मिल जाएंगे जिन्हें हम पहन सकते हैं और कई तरह से उनका यूज भी कर सकते हैं। इंस्ट्रूमेंट्स को कपड़ों में भी फिट किया जा सकता है, जैसे एप्पल वॉच, फिटनेस ट्रैकर, फिटबिट, गूगल ग्लास आदि। इस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल कोई भी अपनी या दूसरे की लोकेशन का पता करने में कर सकता है। आजकल बाजार में इस तरह के इंस्ट्रूमेंट मौजूद हैं जिससे कोई भी इंसान अपनी नींद को भी मॉनिटर कर सकता है। इसके अलावा बाजार में हियरेबल डिवाइस भी मौजूद है जिससे उन लोगों को मदद मिलती है जिन्हें सुनने में प्रॉब्लम है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, हाल ही में वैज्ञानिकों ने पृथ्वी से अरबों प्रकाश वर्ष दूर विशालकाय ब्लैक होलों के विलय का प्रेक्षण किया। इस प्रेक्षण का क्या महत्व है? हिग्स बोसान कणों का अभिज्ञान हुआ, गुरुत्वीय तरंगों का अभिज्ञान हुआ, वार्म होल से होते हुए अंतरामंदाकिनीय अंतरिक्ष यात्रा की संभावना की पुष्टि हुई, या फिर इसने वैज्ञानिकों को विलक्षणता यानी सिंगुलैरिटी को समझना सुकर बनाया। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी यानी गुरुत्वीय तरंगों का अभिज्ञान हुआ। आइए इसके विश्लेषण पर एक नजर डालते हैं। प्रिय व्यूअर्स, दरअसल में यह एक करंट बेस्ड क्वेश्चन है। यह सवाल लीगो वर्गो एक्सपेरिमेंट को लेकर पूछा गया था जो कि हमेशा से चर्चा में रहता है। इसके अलावा 2017 का जो फिजिक्स का नोबेल अवार्ड दिया गया था वह भी लीगो एक्सपेरिमेंट के लिए ही दिया गया था। लीगो वर्गो एक्सपेरिमेंट को लंबे समय बाद गुरुत्वीय तरंगों को डिटेक्ट करने में सफलता मिली थी। इस प्रयोग ने 2 ब्लैक होल्स के मर्जर से निकलने वाली गुरुत्वीय तरंगों को डिटेक्ट किया था। यह एक्सपेरिमेंट बताता है कि गुरुत्वीय तरंगे स्पेस टाइम की संरचना में कुछ विशेष तरंगे होती हैं जो ब्रह्मांड में प्रलयात्मक घटनाओं की वजह से पैदा होती हैं, जैसे ब्लैक होल्स या न्यूट्रॉन तारों का आपस में टकराना। इस प्रयोग के माध्यम से गुरुत्वीय तरंगों को पहली बार सितंबर 2015 में डिटेक्ट किया गया था। इसलिए यह सही होगा कि ब्लैक होल्स के विलय के प्रेक्षण के माध्यम से वैज्ञानिकों को गुरुत्वीय तरंगों का अभिज्ञान हुआ है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, प्रायः समाचारों में आने वाला Cas9 प्रोटीन क्या है?
लक्ष्य साधित जीन संपादन यानी टारगेटेड जीन एडिटिंग में प्रयुक्त आणविक कैंची, रोगियों में रोगजनकों की ठीक ठाक पहचान के लिए प्रयुक्त जैव संवेदक, एक जीन जो पादपों को पीड़क प्रतिरोधी बनाता है, या फिर आनुवांशिकतः रूपांतरित फसलों में संश्लेषित होने वाला एक शाकनाशी पदार्थ। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। आइए इसके विश्लेषण पर एक नजर डालते हैं। प्रिय व्यूवर्स, इस सवाल को भी करंट अफेयर्स बेस्ड मान सकते हैं क्योंकि CRISPR-Cas9 हमेशा चर्चा में बनी रहती है। आज के समय में जीन एडिटिंग बायोटेक्नोलॉजी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है। जीन एडिटिंग में CRISPR-Cas9 टेक्नोलॉजी का प्रचलन आज के समय में सबसे ज्यादा हो रहा है क्योंकि इसकी इफेक्टिवनेस काफी ज्यादा है। इस तकनीक के जरिए रिसर्चर्स जीनोम के किसी पार्ट को एडिट कर सकते हैं, यानी जीन के पार्ट को हटाया जा सकता है, जोड़ा जा सकता है या DNA सीक्वेंस में चेंज भी किए जा सकते हैं। इस टेक्नोलॉजी में 2 की मॉलिक्यूल्स के जरिए DNA में म्यूटेशन यानी उत्परिवर्तन किया जाता है। इनमें एक है gRNA यानी गाइड RNA। इसे DNA में खास सीक्वेंस को ढूंढने और उसे बाइंड करने के लिहाज से डिजाइन किया जाता है। और दूसरा है एक एंजाइम जिसका नाम है Cas9। यह एक आणविक कैंची के तौर पर काम करता है जो जीनोम DNA में स्ट्रैंड्स को काट सकता है। इसलिए प्रश्न का उत्तर ए ही होगा कि Cas9 जीन एडिटिंग में एक आणविक कैंची के तौर पर काम करता है। तो ये था हमारा आज का सेशन। अगले सेशन में नए प्रश्नों के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।